हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आप सबके लिए कर्ण पिचासनी की एक लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसे आप सब सुनेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए कर्ण पिशाचिनी एक लव स्टोरी, एक रहस्य, आज का एपिसोड 1 हम शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपको कहानी का ये पार्ट अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है जो रात के 12 बजे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। काफ़ी देर तक ट्रेन का इंतज़ार करने के बाद भी वो ट्रेन नहीं आती है। 10 बजे की उसकी ट्रेन थी। वो लड़का आपस में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर आज ट्रेन नहीं आई तो मैं सुबह एग्ज़ाम्स कैसे दे पाऊँगा? मुझे सुबह ही बनारस पहुँचना है। यही सब सोचते हुए वो लड़का बड़बड़ा ही रहा था। तभी उसके सामने एक ट्रेन आकर रुकती है। दोस्तों, ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि उस लड़के ने अपने साथ कुछ बोरियां ले रखी थी, शायद उसमें राशन रहा होगा घर का, और उसने 2 बैग लिए हुए थे और उस इतने सारी चीज़ों को ले करके उस ट्रेन में चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तभी उसने कहा कि अब इस ट्रेन में तो भीड़ है, इसी ट्रेन से तो मैं हमेशा जाता हूँ, अब मेरे पास इतना सारा सामान है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अब इसके बाद ट्रेन आएगी मैं उसका इंतज़ार कर लूँगा। भले वो सुबह ही पहुँचाए लेकिन मैं अपना एग्ज़ाम्स तो दे दूँगा। कुछ देर के लिए मैं यहीं स्टेशन पर सो जाता हूँ। दोस्तों, अभी ट्रेन आने में 2 घंटे बाकी थे, यानी कि 12:10 पर एक ट्रेन लगने वाली थी। वो ट्रेन सीधे बनारस जाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, वो ट्रेन सीधे बनारस जाती थी। उसके बाद वो लड़का वहीं पर काफ़ी देर तक लेटा रहा। लेटे-लेटे उसे नींद आ जाती है। नींद आ जाती है रात के 12 बजे। दोस्तों, ट्रेन की आवाज़ आती है। सारे जितने भी यात्रीगण थे वो अपनी-अपनी ट्रेन पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गिनती से वहाँ इक्का-दुक्की ही लोग थे। ट्रेन में जो अनाउंसमेंट होती है वो हो जाती है। जब उस लड़के की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उस स्टेशन पर मुश्किल से 4 लोग थे और चारों लोग उस स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। इतने कम लोगों को देख कर के वो लड़का बहुत खुश होते हुए कहता है, चलो कम से कम ये ट्रेन तो मुझे खाली मिली। वैसे भी बहुत अच्छी बात है, ये ट्रेन खाली है और मैं अपना सारा सामान लेकर आराम से चढ़ जाऊँगा। तभी टीटी आता है। टीटी कहता है कि ये आखिरी ट्रेन है, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ। तुम अभी इस ट्रेन पर चढ़ जाओ, उसके बाद दोबारा इस ट्रेन अब सुबह के 4 बजे ही आएगी। तभी वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं चढ़ जाऊँगा, सर आप बिल्कुल परेशान ना हों। उसके बाद वो लड़का उस ट्रेन की तरफ अपना सामान लेकर चल पड़ता है। दोस्तों, कुछ जनरल वार्ड थे जो भरे हुए थे। कुछ जर्नल थे, कुछ में कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे, कुछ फर्स्ट ईयर था जो उसमें लोग तो पहले से ही थे। लेकिन एक ऐसी थी ट्रेन का डिब्बा जो काफ़ी खाली था, लेकिन उस डब्बे में कोई चढ़ नहीं रहा था। तभी वो लड़का उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगता है। उस सामान को रखता है। वो ट्रेन ज़्यादा देर तक रुकी नहीं थी दोस्तों। वो जैसे ही सामान को रखता है वैसे ट्रेन आवाज़ देने लगती है आगे बढ़ने के लिए। उसकी जैसी ही हरी झंडी होती है। विहान अपने सारे सामान को रख भी नहीं पाया था क्योंकि उसके पास सामान ज़्यादा था और वो लड़का परेशान होते हुए कहता है, विहान अब तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी एक हाथ से वो दूसरे सामान को घसीटते हुए और दूसरे हाथ से दूसरे सामान को घसीटते हुए वो स्टेशन तक पहुंचा देता है। वो ट्रेन में जैसे ही उस सामान को चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता ही है क्योंकि उसका सामान बहुत भारी था, तभी एक अंदर से हाथ आता है और उस सामान को अंदर खींच लेता है। तभी विहान जो था वो दूसरा सामान भी पकड़ाता है। दूसरा सामान भी पकड़ाने के बाद वो कहता है, चलो कम से कम मेरा सामान तो चढ़ गया, अब ट्रेन चले या रुके मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही विहान ट्रेन के अंदर जाता है उसे सामने पूरी सीट खाली दिखाई देती है। उस सीट पर कोई भी नहीं बैठा था। पूरी ट्रेन की बर्थ पूरी खाली पड़ी थी, उसमें कोई भी नहीं था। एक साइड में उसने देखा कि एक
आदमी बैठा हुआ है जो काफ़ी बूढ़ा है। उसके हाथ पैर में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके माथे पर भस्म लगी हुई है। उसने एक बहुत ही गंदा-सा एक येलो कलर का कपड़ा पहना हुआ है। उस येलो कलर का जो कपड़ा है ना, वो देखने में ही बिल्कुल इतना गंदा है कि गंदा होने से उसके कलर को पता ही नहीं चल रहा था कि ये कौन से कलर का है। ये देख कर के विहान कहता है, थैंक यू बाबा जी, आपने ही मुझे मेरे सामान को पकड़ा ना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वो बाबा कुछ नहीं बोलते, बस सामने देखते रहते हैं। विहान कहता है, बाबा जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तभी बाबा जी भी कुछ नहीं बोलते। विहान कहता है कि लगता है कि ये बाबा पागल हो चुका है, कुछ बात ही नहीं कर रहा। इतना सा बोलते हुए विहान आराम से बैठते हुए अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हुए कहता है, यार मैं अभी तो नहीं आ सका, लेकिन तुम लोग अभी मत आना क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इस टाइम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं आ नहीं पाया। बस तुम ऐसा करना कि तुम सुबह ही आ जाना 5 बजे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए, और मैं वहीं तुम्हें स्टेशन पर मिलूँगा बनारस। इतना कह करके वो फ़ोन कॉल को कट कर देता है। फ़ोन कॉल कट करने के बाद वो विहान अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम खोल करके कुछ स्क्रॉल करते हुए इधर-उधर देखते हुए कहता है, उफ़! कितना सोच रहा था कि भाई ट्रेन कुछ तो भरी होगी, तो बिल्कुल खाली है। अब बिल्कुल खाली ट्रेन में भी चलने का मज़ा नहीं आता, जब तक लोगों से ये ना कहो कि भाई साहब आप सामान ज़रा उधर खिसका दीजिए, हमें भी बैठना है। ये सब सोचते हुए विहान कहता है, चलो इन बाबा जी से ही दोस्ती बनाई जाए। वैसे भी इतना लंबा सफ़र है, बोर हो जाऊँगा। तभी विहान बाबा के सामने जाकर बैठता है और बाबा से पूछता है, नमस्ते बाबा जी, मेरा नाम विहान चौधरी है और मैं बनारस के एक कॉलेज में बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। मैं अपने गांव से आ रहा हूँ। बाबा जी, आपने मुझे मेरा सामान पकड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये ट्रेन भरी होगी, लेकिन इस ट्रेन में तो कोई नहीं है। ये सारी बातें सुन कर के बाबा फिर कोई रिएक्शन नहीं देते। बाबा को ऐसा चुप बैठा देख विहान कहता है कि बाबा जी, आप बोल नहीं पाते? तभी बाबा विहान की तरफ एक नज़र करते हैं और फिर वो दूसरी तरफ उसी खिड़की से उस ट्रेन के बाहर आसमान को देखने लगते हैं। विहान भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो अब जान चुका था कि बाबा उससे बोलने से रहे हैं। विहान भी बैठे हुए अपने फ़ोन को इधर-उधर देखते हुए कहता है, मुझे अब काफ़ी भूख लग रही है, ऐसा करता हूँ कुछ खा लेता हूँ। तभी उसने अपने जो उन्होंने बैग टांग रखा था उसमें से वो एक स्टील का डब्बा निकालता है। उस स्टील के डब्बे में कुछ लड्डू रखे हुए थे बेसन के। विहान उस लड्डू रखे हुए डब्बे को देखकर कहता है, थैंक यू माँ, अगर आपने मुझे ये लड्डू ना दिया होता तो मैं अपनी भूख कैसे शांत करता। वैसे मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। इतना कह के विहान कहता है, बट मेरे पास पानी बहुत थोड़ा सा है, इतने में मेरी प्यास बुझेगी भी कि नहीं। पर कोई बात नहीं, भूख तो पहले लगी है, पहले तो मैं ये लड्डू ही खाऊंगा। पर जैसे विहान उस लड्डू को खाने के लिए होता है, वैसे वो तुरंत उस लड्डू को बाबा की ओर पकड़ाते हुए कहता है, बाबा जी, ये मेरी माँ के हाथ के बने लड्डू हैं, क्या आप खाना पसंद करेंगे? विहान की तरफ वो बाबा जी देखते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे भूख नहीं लगती और ना मुझे प्यास लगती है। ये बात सुनकर विहान धीरे से हंसते हुए कहता है, बाबा, आप इंसान नहीं हो क्या? ये बात सुनकर बाबा हंसते हुए कहते हैं, हम सब इंसान हैं बेटा, हम सब इंसान हैं। ये सुन के बाबा बड़े ही अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। विहान अपने हाथ बढ़ाए हुए लड्डू को अंदर करते हुए कहता है, कोई बात नहीं बाबा जी, मैं ही खा लूँगा ये लड्डू। विहान चुपचाप लड्डू खा लेता है। उसके बाद बोतल में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, क्योंकि रात के 12 बजे सारे दुकान भी बंद हो गए थे, तो वो पानी भी नहीं खरीद पाया था। और उस पानी को पी कर के उसने अपनी प्यास बुझाई। तभी उसने बाबा जी के पास देखा कि बाबा के पास एक कमंडल रखा हुआ है। वो कमंडल को बाबा ने बिल्कुल सीधा कर रखा था। तभी विहान कहता है, बाबा जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर आपके पास उस कमंडल में थोड़ा सा भी जल हो ना, तो आप मुझे दे दीजिए। मैंने अधिकतर बाबाओं को देखा है कि उसमें पानी लेकर चलते हैं। अगर हो तो आप मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, मुझे इतने पानी से मेरी प्यास नहीं बुझी। ये सुन के ही बाबा की आंखें बिल्कुल चौड़ी हो जाती हैं और बाबा कहते हैं, इस कमंडल की ओर आग भी मत उठाना बच्चा। ये बात सुनकर
विहान कहता है, "ठीक है बाबा जी, अगर आप अपने लिए पानी रखे हो तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप इसकी तरफ आँख उठाकर मत देखना? मैं आपका चोरी करने का इरादा नहीं है मेरा। मेरे पास बहुत सारे सामान हैं और अगर मैं चाहूँ ना, तो वैसे मैं बहुत सारे कमंडल खरीद के इसमें पानी पी सकता हूँ। आप ऐसी बातें ना करें।" ऐसी मज़ाकिया भरी बात सुनकर बोलकर विहान हँसने लगता है। बाबा फिर उधर देखने लगते हैं। तभी वो कहता है कि बाबा का पानी ना हो गया अमृत हो गया भाई। बाबा तो अभी कह रहा था मुझे प्यास ही नहीं लगती और अब कह रहा है कि मैं छूऊँ ना उसको। बड़े ही अजीब-सी बात है। उसके बाद विहान अपने ही बैठे हुए सीट पर लेट जाता है। लेटे-लेटे विहान को कब नींद आ जाती है, विहान को पता ही नहीं चलता। कुछ देर के बाद विहान को उस ट्रेन के चलने से एक झटका-सा लगता है और उसकी आँखें खुल जाती हैं। जैसे ही उसकी आँखें खुलती हैं, विहान सामने देखता है कि वो बाबा एकटक आसमान की ओर देखे जा रहे थे। देखे जाते हुए कुछ बुदबुदाते हुए कहते हैं। तभी विहान कहता है कि बाबा क्या हुआ आपको? कोई प्रॉब्लम है क्या? बाबा एक लगातार उस मंत्र को पढ़े जा रहे थे और वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, बस वो सिर्फ़ मंत्र को पढ़े जा रहे थे। मंत्र को पढ़ते हुए बाबा कुछ अजीब-सी बातें करते हुए कहते हैं। वो आ रही है, इस काली स्याह रात को वो आज ज़रूर आएगी और वो आज़ाद भी हो जाएगी। बाबा उस कमंडल के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था, उसको बड़ी ज़ोर से पकड़ते हुए उसमें कलावा लपेटते हुए कहते हैं, नहीं, नहीं, मैं उसे आज़ाद नहीं होने दूँगा। इत कभी नहीं। अगर वो आज़ाद हो गई और उस इंसान तक पहुँच गई, जिसके पास उसे पहुँचना था, तो ये धरती, धरती नहीं रहेगी। विनाश हो जाएगा विनाश। इतना बोलते ही बाबा उस कमंडल के मुख पर जल्दी-जल्दी उस कलावे को लपेटते हुए एक किनारे रखते हैं। ये सारी चीज़ें विहान देख रहा था। तभी विहान अचानक से कहता है, "ये बाबा को क्या हो गया है? बाबा पागल हो गए हैं क्या?" तभी विहान कहता है, "बाबा, मैं आपकी कोई मदद करूँ क्या? क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हैं?" विहान की बात सुनकर बाबा ना में सर हिलाते हुए कहते हैं, "कुछ नहीं बच्चा, आज अमावस्या की रात है और काली रात है। आज तू सो जा जाके, तेरा सोना बहुत ज़रूरी है।" सोते ही अचानक से विहान विहान बाबा के मुँह से ऐसी बात सुन कर के बिल्कुल हैरान होते हुए कहता है कि बाबा से मेरा कैसे पाला पड़ गया ये मैं ही सोच रहा हूँ। तभी अपने फ्रेंड्स का फ़ोन बजता है। विहान फ़ोन उठा के कहता है, हाँ यार, बस कुछ ही घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा और तू रेडी रखना, कमरे को ठीक-ठाक कर लेना क्योंकि सुबह एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं आते ही तुरंत रेडी होके एग्ज़ाम्स देने चला जाऊँगा। वैसे मेरे ख़्याल से तो कुछ बना भी लेना और हाँ, जहाँ मैं पूजा करता हूँ, उस पूजे की जगह को ज़रा-सा ठीक कर देना। पूजा का नाम सुनते ही बाबा कहते हैं, तुम जैसे बच्चे पूजा भी करते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी विहान कहता है, बाबा मैं भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ और उनकी मैं बहुत पूजा करता हूँ। मैं उनको मानता हूँ, मैं उनके भगवान लड्डू गोपाल जी के स्वरूप को भी मैं बहुत मानता हूँ। तभी बाबा हँसते हुए कहते हैं, ज्ञानी लगते हो बेटा, बहुत कुछ पता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है। विहान कहता है, पता तो मुझे बहुत कुछ है बाबा जी, क्योंकि मैं एक चलिए छोड़िए, मैं आपको अपनी हिस्ट्री क्यों बताऊँ? आपने मुझे तो नहीं बताया कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तभी बाबा हँसते हुए कहते हैं, मैं भगवान का बंदा हूँ, भगवान का एक दास हूँ, उन्हीं के पास से आया हूँ और उन्हीं के पास चला जाऊँगा। तभी विहान कहता है, अच्छा बाबा, मुझे एक बात बताएँ, उस कमंडल में आखिर है क्या, जो आपने बहुत ही जल्दी से उसमें कलावे को लपेट दिया? फिर से कमंडल का नाम सुनते ही बाबा की आँखें चौड़ी हो गईं और इस बार बाबा की आँखें लाल हो गईं। उसने कहा बाबा ने कहा, मैंने कहा ना उस कमंडल का नाम अब मत लेना। अब दोबारा उसका नाम भी मत लेना, उसका ज़िक्र भी मत करना। तभी उस कमंडल को बाबा ने अपने जो उन्होंने एक धोती पहनी हुई थी, उस धोती से उन्होंने ढक लिया। ढकने के बाद वो फिर से विहान से सारी बातें बंद कर दिए बोलना और वो अपनी ही दुनिया में फिर से खो जाते हैं।
विहान कहता है इस कमंडल में कुछ ऐसा है जो बाबा मुझे मना कर रहे हैं देखने के लिए। इस बाबा को मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस कमंडल में देख लूँ? तभी विहान अपनी बातें करते हुए इधर-उधर करते हुए फ़ोन पर ऐसे ही झूठा फ़ोन लगा के इधर से उधर बातें टहलते हुए वो बाबा की सीट पर आकर बैठ जाता है। बाबा बस अपने धुन में ही उस आसमान नीले छाए हुए काले आसमान को देख रहे थे। तभी बाबा जैसे ही विहान की तरफ देखते हैं, विहान का हाथ अचानक से बाबा का हाथ लगते ही विहान का मोबाइल जाके उस कमंडल पर गिर जाता है और कमंडल ढनकता हुआ उसके हाथ में आने ही वाला था। तभी विहान ने उस कमंडल को ढंग से पकड़ा और अपना फ़ोन झट से उठा लिया। ये सब इतनी जल्दी में हो गया कि शायद बाबा भी इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाए। तभी विहान वहाँ से उठ खड़ा हुआ और बाबा ने तुरंत झट से उस कमंडल को देखा जो वहाँ जस का तस रखा हुआ था और विहान की तरफ देखा जो विहान अभी फ़ोन पर बातें कर रहा था लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। विहान को घबराया देख बाबा कहते हैं, "क्या हुआ? तुमने मेरे कमंडल को हाथ तो नहीं लगाया ना?" विहान डर से और घबराते हुए कहता है, "नहीं, नहीं बाबा, मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया। वो क्या था ना मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया था ना बस और कोई बात नहीं थी।" तभी बाबा कहते हैं, "जा और जाके सो जा बेटा, बहुत रात हो गई है।" इतना कह के विहान वहाँ से चला जाता है। विहान उस समय से लेकर अब तक बहुत ही अजीब-सा बिहेव कर रहा था, क्योंकि विहान ने कमंडल को जैसे ही छुआ था, उसे कुछ अजीब-सी सिहरन हुई थी। कुछ ऐसी सिहरन जो शायद उसने कभी महसूस नहीं की थी। विहान अब बहुत परेशान हो गया था। उसको अजीब-अजीब सी घबराहट हो रही थी, कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें सुनाई दे रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है ये। विहान अब बहुत परेशान हो चुका था। वो जा कर के एक सीट पर बैठ कर के अपने फ़ोन को बगल में रखकर कुछ सोचते हुए कहता है, "उस कमंडल में पानी तो नहीं था। अगर वो कमंडल गिरा होता, तो उसमें से पानी तो छलकता, लेकिन उसमें पानी नहीं था। फिर उस कमंडल में ऐसा क्या था जिसे छूते ही मेरे अंदर बहुत ही अजीब तरीके से फीलिंग होने लगी।" ये सब सोचते हुए विहान कहता है, "वैसे भी मुझे क्या करना है? मुझे तो सुबह बस अपने हॉस्टल पहुँचना है और फटाफट अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियाँ करनी है।" इतना बोल के विहान वहीं पर बैठा रहता है। तभी बाबा विहान को बैठे देख कहते हैं कि पढ़ाई करने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही हैं बेटा कि एग्ज़ाम तुम्हारे बहुत अच्छे से तुम पास हो जाओगे। तुम बहुत ही अव्वल दर्जे से पास होगे। लेकिन उस अव्वल दर्जे से पास होने के बावजूद भी वो पर्चा तुम्हारा जिसे तुम क्या बोलते हो अपनी भाषा में रिज़ल्ट, उससे ना तुम्हें कोई मतलब नहीं रहेगा। वो तुम्हारे सामने वो तुम्हारा पास होना किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही हैं। तुम एक बहुत भयंकर परेशानी में फँसने वाले हो बेटा, लेकिन क्या, ये मुझे भी नहीं पता। ये बात सुनकर विहान कहता है, "बाबा जी, प्लीज़, मैं अभी तक आपसे मज़ाक कर रहा था, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के बारे में लेकर मैं कोई मज़ाक नहीं कर सकता। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ।" तभी बाबा कहते हैं, "जो तेरे माथे पर लिखा है बेटा, मैं वही पढ़ रहा हूँ। बस कभी तुझे मेरी ज़रूरत लगे ना, तो तू आ जाना। तू मुझे एक भला लड़का लगा। आ जाना तू बनारस के उस मणिकर्णिका घाट पर, वहीं मिलूँगा तुझे मैं।" ये कह कर के विहान फिर से बाबा से कोई बातें नहीं करता और वो अपनी तरफ मुँह घुमाकर कहता है, "ये बाबा भी ना पागल है, मुझे इसके मुँह ही नहीं लगना चाहिए।" उसके बाद विहान वहीं पर लेटे-लेटे उसकी कब नींद लग जाती है उसे, उसे खुद भी नहीं पता होता। सुबह का समय, बनारस रेलवे स्टेशन। जैसे ही विहान की आँखें खुलती हैं, बहुत सारे उसके दोस्त उसको रिसीव करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि विहान के पास सामान ज़्यादा था। तभी विहान का दोस्त विहान को देखकर गले लगाते हुए कहता है, "चल यार, कम से कम तू गाँव से यहाँ तो आया, मुझे तो लगा कि तू आएगा ही नहीं। तेरी माँ की तबीयत कैसी है? अब ठीक है?" वो कहते हैं, "हाँ, माँ की तबीयत भी ठीक है और सब कुछ ठीक है। चलो फटाफट सामान उठा, मेरे 9 बजे से मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम दे कर के देने के लिए जाना है।" इतना कह कर के विहान वहाँ से चला जाता है। तभी विहान पीछे पलटते हुए कुछ देखता है, लेकिन
वो जो देखने के लिए पीछे मुड़ा था, वो चीज़ उसे नहीं दिखी। वो बाबा को देखने के लिए पीछे मुड़ा था कि वो बाबा चले कहाँ गए। लेकिन शायद विहान और बाबा ही उस स्टेशन से उतरे थे। लेकिन बाबा ऐसा लग रहा था जैसे वो कहाँ छूमंतर हो गए, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। विहान सीधे हॉस्टल से अपने ऑटो रिक्शा करता है और हॉस्टल से अपने कमरे में आता है। कमरे में आकर के विहान आराम करता है और फ्रेश होकर के नाश्ता करके अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो कॉलेज के लिए बाहर निकलता है, उसे अपने सामने एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसे देख कर के विहान चीख पड़ता है। तो ऐसा क्या दिखाई दिया था विहान को, जिस चीज़ के लिए विहान चीख पड़ा? कौन सी परछाई थी वो? क्या बाबा को देख कर के विहान की चीख निकल गई थी, या कौन था वो? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस, ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, आप भी सुनकर बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पार्ट लाया है। अगर आपको चाहिए नेक्स्ट पार्ट तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें, मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी। बाय बाय।